पूर्व 4 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री दारुल पुलैया आंध्र प्रदेश के अनंतपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी और 7वीं लोकसभा के सदस्य रहे। वे संसद सदस्यों के वेतन भत्तों संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य भी रहे। श्री दारुल पुलैया का निधन 12 मई 2025 को कर्नाटक के बल्लारी में 86 वर्ष की आयु में हुआ। प्रोफेसर महादेवराव शिववंकर महाराष्ट्र के चिम्मूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं शिवंडकर महादेव शिवंडकर महाराष्ट्र के चिम्मूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे। वे संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। इससे पूर्व उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य के रूप में 6 कार्यकाल के लिए अपनी सेवाएं दी। वे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रहे। प्रोफेसर महादेवराव शिवंडकर का निधन 20 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र के गोंदिया में 85 वर्ष की आयु में हुआ। श्री कुसुमा कृष्ण मूर्ति आंध्र प्रदेश के अमलापुरम संसदीय क्षेत्र से 6ठी, 7वीं, 9वीं लोकसभा के सदस्य रहे। वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। कुसुमा कृष्ण मूर्ति का निधन 13 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में 85 वर्ष की आयु में हुआ। श्री शमनूर शिव शंकरप्पा कर्नाटक के दावणगेरे संसदीय क्षेत्र से 12वीं लोकसभा के सदस्य रहे। वे मानव संसाधन विकास समिति सदस्य भी रहे। इससे पहले उन्होंने कर्नाटक विधानसभा के सदस्य के रूप में 6 कार्यकालों तक कार्य किया। वे कर्नाटक सरकार में मंत्री भी रहे। श्री शम नूरशिव शंकरप्पा का निधन 14 दिसंबर 2025 को बेंगलोर में 94 वर्ष की आयु में हुआ। ये सभा अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 261 261 श्री राम शिरोमणि वर्मा। सर 261 माननीय मंत्री महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि विमुक्त, घुमंतु, अर्धघुमंतु और थारू जनजाति समुदाय के छात्रों को नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना का लाभ मिल रहा है और श्रावस्ती, बलरामपुर जैसे आकांक्षी जिलों में उक्त स्कॉलरशिप के लिए अब तक कितने छात्रों का चयन हुआ है? साथ साथ जनपद बलरामपुर के विकासखंड पचपड़वा के ग्राम कोहरगड्डी में एक एकलव्य आवासीय विद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया जो 2009 में लंबित है, तो इसकी स्वीकृति कब तक प्रदान की जाने की प्रस्ताव है? धन्यवाद। नहीं सर, ये 3 नंबर प्रश्न का सप्लीमेंट्री पूछा। 1 नंबर में केवल थारू का, बलरामपुर और श्रावस्ती जिला का बारे में है, तो इसलिए आपने 3 नंबर का पूछा ना? नहीं, ये 1 नंबर का, ये 3 नंबर का पूछा। नेशनल स्कॉलरशिप 3 नंबर में है। कोई बात नहीं, दे दो, जवाब दे दो। ठीक है सर, वो उस जिला में से कोई एप्लीकेंट नहीं है सर, उस दोनों जिला में से। ऑनरेबल मेंबर। धन्यवाद। क्या माननीय
जनजातीय कार्य मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती बलरामपुर जनपदों के थारू जनजात बाहुल वन क्षेत्रों में जनजातीय कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, मोबाइल टावर सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं तथा उनकी आजीविका को सुदृढ़ करने हेतु थारू जनजातीय समुदाय आधारित हस्तशिल्प, लघु वनोपज सहायता समूह एवं आजीविका समूहों को सशक्त बनाने के लिए क्या कोई योजना, प्रशिक्षण, विपणन एवं वित्तीय सहायता प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो क्या इन योजनाओं में कार्यान्वयन में स्थानीय ग्राम पंचायतों, वन समितियों एवं जनजातीय संगठनों को भागीदारी दी जा रही है तथा विगत 3 वर्षों में किए गए कल्याणकारी कार्यों, कार्याधीन परियोजनाओं तथा आगामी प्रस्तावित योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है? सर, श्रावस्ती जिला में एक रेसिडेंशियल स्कूल का टीचर्स लोगों के लिए जो स्टाफ क्वार्टर बनेगा उसके लिए 175 लाख रुपया दिया गया है। और एक बलरामपुर में स्कूल 3 स्कूल में शौचालय और बाकी ब्लॉक बनाने के लिए 60 लाख रुपया दिया गया है। और श्रावस्ती में और एक स्कूल में शौचालय बनाने के लिए 20 लाख रुपया दिया गया है। सर, बंधन विकास केंद्र ये ट्राइफेड का एक योजना है। इसमें से 132 थारू ट्राइबल का आर्टिजन का एक ग्रुप है, समूह है, जिसमें 2716 फैमिली इसमें बेनिफिटेड है। और थारू ट्राइब्स का एक बलरामपुर में ये के लिए 10 फैमिली का एक एसोसिएशन में रजिस्टर्ड है और वो काम कर रहा है। श्री शैलेश संगमा। Thank you, Mr. Speaker, sir. I've got a few questions regarding the Eklavya Model School. Now, last time we have already inaugurated a few schools along with the Prime Ministers of India, but none of them is functioning. And most of the Eklavya schools right now, which is already inaugurated, are not even half done. So how do you expect, the school to run when the school infrastructure itself is not functioning or not completed? Therefore, Mr. Speaker, sir, I would like to ask from the Minister of Tribal Affairs, kindly do not fool the people by inaugurating the half-done Eklavya school. नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप 728 सैंक्शन है, 440 अभी चल रहा है। आप स्पेसिफिक ये एक तो थारू के बारे में है प्रश्न। Otherwise, Mr. Speaker, sir, if the government of Meghalaya or the office, they should be at least taken into action. सर, मेघालय को 200 करोड़ रुपया एडवांस दिया गया है और वहाँ एकलव्य मॉडल स्कूल बनाने के लिए। हाँ, पैसा है, आपका सरकार भी वहाँ है। लेकिन हम पैसा देते हैं सरकार को, सरकार वहाँ अगर नहीं बनाएंगे तो हम क्या करेंगे उसमें। लेकिन 728 में से 440 चल रहा है अभी। जो नहीं चल रहा है उसके बारे में स्पेशल रिव्यू बीच में हो रहा है और सरकार को हिदायत दिया जा रहा है और उसको ठीक करे, इसके बारे में हम ठीक कर रहे हैं। श्रीमती बिजुली कलिता। Thank you, Speaker, sir, for giving me the opportunity to raise a supplementary question. Sir, in my constituency, Guwahati Lok Sabha, there are, out of 10 LSEs, there are 3 constituencies which are reserved for the STs. So, I just want to ask a question to the concerned ministry through you. What special provisions are taken to empower the tribal women and my constituency? And is there any provision for special training for handicraft and uplifting the cottage industry? Thank you, sir. सर, भारत सरकार का 2 स्कीम है। एक धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना ददगुआ, जिसमें आपका भारत सरकार का 80,000 करोड़ रुपया खर्च करने वाले हैं हम लोग। उसमें 17 मंत्रालय का कन्वर्जेंस होगा और 25 इंटरवेंशन इसमें होगा। तो हम प्रोग्राम यहाँ से नहीं बनाते सर, प्रोग्राम गांव से बन के आता है। 63,000 गांव हम
63,843 गांव को हम कवर करेंगे, 549 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे और 2,911 ब्लॉक को भी इसमें कवर करेंगे। तो प्रोग्राम सर नीचे से बन के आता है, हम उसको करते हैं। दूसरा एक पीएम जनमन है जिसमें एक पीबीटीजी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्रैवल ग्रुप 75 जो है उसके लिए चलता है। तो ददगुआ जो चल रहा है इसका माने एनीथिंग 25 इंटरवेंशन, माने जैसा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, आरडी मिनिस्ट्री है। आरडी मिनिस्ट्री जो प्रधानमंत्री आवास जो बनाएंगे वो जितना उनका टारगेट है उसके अलग हमारा मंत्रालय का टारगेट को वो पूरा करेंगे। जितना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाना है 25,000 किलोमीटर अलग से ट्रैवल के लिए वो बनाना है, उसको हमने मॉनिटरिंग करके उसको दे रहा है। लेकिन जहाँ कहाँ क्या काम करना है ये लोकल 63,000 गांव से जनरेट होकर ऊपर आ रहा है और उसके हिसाब से हम लोग पैसा सेंक्शन करके दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 262 श्री YS अविनाश रेड्डी। सर 262 सर। माननीय मंत्री जी। Sir, the answer has been placed on the table of the House. माननीय सदस्य। Sir, my supplementary question number 1, sir. Sir, thousands of people from Rayalaseema, Nelluru, Prakasham districts are working in Kuwait and other Gulf countries, sir. As of now, they are traveling to Gulf countries from major airports like Chennai, Bangalore and Hyderabad, sir. There is a long pending request to run international flights to Gulf countries, to Kuwait and other Gulf countries from Tirupati Airport, sir. Our Tirupati MP also represented to Honorable Civil Aviation Minister, sir. Can I know from Honorable Minister the present status of this request and by when can we start international flights to Gulf countries from Tirupati Airport, as this decision will substantially reduce the financial burden on our people and will also reduce the inconvenience they are facing right now, sir. Honorable Speaker, sir, regarding international connectivity from the Rayalaseema area, I also come from that state of Andhra Pradesh, so I know exactly how important this issue is, and we have been from the ministry pursuing on this issue with the airlines also, and using the existing capacity between the two countries, especially to Kuwait, because when you talk about international travel, it is a bilateral agreement between both the countries on what destination should be allowed to be traveled, and we are totally trying from our side, from the ministry, as early as possible, we want to start the connectivity. माननीय member, honorable member. Sir, thank you, sir. Sir, after the recent crisis, it is clearly understood that our country is short of trained pilots, sir. Sir, inaugurating more flying training organizations and training more pilots is the need of the hour, sir. Sir, as part of this, I would like to ask Honorable Minister, sir, in December 2023, the then Civil Aviation Minister replied to one starred question, sir, stating that in June 2022, after a competitive bidding process, Airport Authority of India has awarded one flying training organization slot and FTO slot at Kadapa Airport. This FTO is under process of construction and fulfilling other requirements for commissioning. Sir, may I please know when this FTO will begin at Kadapa Airport, and may I also know by when the Kadapa Airport new terminal building, which is under progress now, by when it will be inaugurated, sir? Sir, this is not related to the existing question, but I'll answer both the questions that the honorable member has asked. One regarding the construction of the airport in Kadapa, we will be completing it by the end of March next year, sir. March 31st, 2026 is the expected date of completion for the airport. And regarding the flying training organizations, the ministry has been very, very focused on opening up more FTOs, exactly for the reason that this country would be needing more pilots in the coming years based on the aircrafts that are going to come into the country. And also not only that, sir, we want to improve the FTOs that are there in the country to global standards, so people from outside the country can also come and get trained here. It is exactly with this reason that this year we have opened 4 new FTOs in the country. And regarding the specific FTO that has been awarded before in Kadapa, I'll get the details and I'll pass it on to the honorable members. Shri T.R. Baluji. So lakhs and lakhs of people visit Belangani Church, Nagpur Dargah, Tyagaraja Temple and Tiruvarur, Central University, and also Dr. Kalainar Karunanidhi's memorial. What I suggest is,
by a cluster approach to this area. The Honorable Minister can come forward to establish a airport at Thiruvarur so that the people from abroad and India will benefit. Will the Minister answer affirmatively? Sir, when it comes to building a new airport in the country, the ministry has always been very proactively working with the states in the construction. That is why in 2014, when we had 74 airports new, we have more than 160 airports in the country, because that approach is there from the government, especially after the Udan scheme. After the Udan scheme, we have looked into the existing airstrips, which were from the pre-independence era also, and we have, through the Udan scheme, converted these airstrips into operationalized airports. When it comes to a greenfield airport, we all have to realize that it is it's the availability of land which is the first criteria when we look into the construction of airport. If this government of Tamil Nadu is interested in building an airport, it can send us a proposal so that we can start by doing the feasibility study. Can an airport, regarding the technicalities of that location, can it be possible or not? Once we start that process, definitely from the ministry, we will support in each and every way that the airport can be built. Sri Balashori Ballabh Neni. Thank you, sir. Before asking this question, today Honorable Minister Mr. Ram Mohan Naidu Janmadin, I want to wish him happy birthday to him. He is the youngest minister in the cabinet and also dynamic minister. Sir, how many airlines are presently connected to Udan scheme, and is it limited to smaller airlines, or bigger airlines like Indigo and Air India also participated in this Udan scheme? I would like to thank the House for the wishes, sir. And regarding the question, sir, all the airlines that are there in the